नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विरासत एकेडमी क्लासेस में। यहाँ हम अभी सीयूटी यूजी हिंदी के सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सीयूटी हिंदी सिलेबस के लिए यहाँ देखिए, पहली बात इसके सिलेबस में ध्यान देने वाली ये है कि इसके अंतर्गत सिलेबस में ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें ए, एक मिनट रोकिएगा भैया, ये क्या आ गया भैया, रोकिएगा एक मिनट। हम सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं हिंदी लैंग्वेज के। तो इसमें हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत यहाँ देखिए, क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक बट आर नॉट लिमिटेड टू। तो ये जो भी इतना टॉपिक दिया गया है ये इतना ही लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा भी पूछा जाता है। तो यहाँ इसका जो लिमिटेड टॉपिक दिया गया है इसमें सबसे पहले आ जाता है गद्यांश या पद्यांश। तो इसमें गद्यांश जो है वो 300-400 शब्द का देता है, उससे 5 या 6 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और उसी गद्यांश से रिलेटेड आंसर भी रहता है। तो ये जो सेक्शन है इससे 10 से 12 जो क्वेश्चन आते हैं ये आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको पढ़ना नहीं है। वहीं गद्यांश जो दिया हुआ है उसी से रिलेट करके आपको आंसर निकालना है। तो ये गद्यांश 3 टाइप का होता है, एक फैक्चुअल तथ्यात्मक, नैरेटिव कथात्मक, और लिटरेरी साहित्यिक। तो फैक्चुअल जो है सिलेबस, इसके अंतर्गत आपको फैक्ट से रिलेटेड कोई भी तथ्यात्मक जानकारी गद्यांश में दिया हुआ रहता है, उससे आपको आंसर निकालना है। दूसरा नैरेटिव कथात्मक, इसमें आख्यान या फिर कथा, इससे रिलेटेड रहता है। कोई भी कहानी से कोई भी बीच से निकाल करके कुछ दे दिया 300 शब्द 400 शब्द का, उससे आपको बना। लिटरेरी साहित्यिक, इसमें किसी कवि के रचना को दे देगा उससे लेकर के, या फिर कोई कवि के रचना से दे दिया, या फिर कोई कवि के जन्म के बारे में जीवन वृत्त दे दिया, उससे रिलेटेड करके पूछता है। और दूसरा है वर्बल एबिलिटी। तीसरा रीअरेंजिंग द पार्ट, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सैनोनिम एंटोनिम, ये तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। वोकेबुलरी, तो इसके अंतर्गत जो भी है रीअसेंडिंग द पार्ट, ये भी आसान है। इसमें कोई भी शब्द दे देता है, उसको रीअरेंज करना होता है। उसमें 4 ऑप्शन दे देता है। कोई भी चीज़ हम बोल रहे हैं, जैसे मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं घर जा रहा हूँ को वो दे देगा, वो एक पहला में दे देगा किसी ऑप्शन में मैं, दूसरे में जा, तीसरे में घर, चौथे में हूँ। तो इन सबको अरेंज करना है ABCD करके, इस टाइप से पूछा जाता है। और चूजिंग द करेक्ट वर्ड, किसी भी शब्द के लिए एक कौन सा करेक्ट वर्ड होगा जिसको लेकर के हम उस शब्द को सत्यता को प्रमाणित कर सकते हैं। यानी कि ये हो गया एक तरह से, जैसे लंबा है उधर जिसका वह, अर्थात लंबोदर, तो लंबा है उधर जिसका वह, उसको लंबोदर कह देते हैं। तो उसके लिए वही अनेक शब्द, किसी भी शब्द के लिए एक वैसा सुटेबल शब्द ढूंढना है। वो हो गया साइनोनिम एंटोनिम, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, या फिर श्रुति संभिन्नात्मक शब्द, ये आ जाता है। और वोकेबुलरी, इसके अंतर्गत शब्द विचार आते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ आ जाते हैं, लोकोक्ति, कहावत, वर्तनी, या फिर उपसर्ग प्रत्यय, ये सब इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। इसके अलावा भी हमारे सिलेबस में जो नहीं लगा हुआ, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है फॉलोइंग टॉपिक आर नॉट लिमिटेड टू, तो इसके अंतर्गत मतलब लिमिट नहीं है कितना ही पूछा जाएगा। तो इसके अलावा जो सब पूछा जाता है उस पर अब हम चर्चा करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम चर्चा करेंगे वर्ण का। वर्ण के अंतर्गत स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, वर्तनी, ये सब आ जाता है। तो वर्ण विचार के अंतर्गत, वर्ण विचार इसमें सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा वर्ण विचार। वर्ण विचार से भी कुछ प्रश्न बनते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि वर्ण विचार के अंतर्गत हमसे पूछा क्या जाता है। वर्ण विचार से, वर्ण विचार में आता क्या क्या है। तो वर्ण विचार के अंतर्गत सबसे पहला जो चीज़ आता है उसमें आ जाता है आपका वर्ण से संबंधित स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। और दूसरा आ जाता है वर्तनी। वर्तनी भी इसी से रिलेटेड है। तीसरा इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो संधि है। तो इसमें हो जाएगा संधि। दूसरा हो जाएगा वर्तनी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो वर्णमाला, जो बचपन से आप पढ़ते आते होंगे। वर्णमाला, इसके अंतर्गत वही स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण आता है। तो वर्ण विचार के अंतर्गत मुख्यतः आपको 3 चीज़ों को ध्यान रखना। वर्तनी कम पूछी जाती है, परंतु वर्णमाला और जो भी ये संधि है, इससे तो संधि से तो प्रश्न बनते हैं। संधि इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें 2 से 3 प्रश्न इससे आते हैं। संधि हो गया।
और दूसरा हम चर्चा करते हैं इसमें, शब्द विचार की हम बात करते हैं। वर्ण विचार हो गया, अब शब्द विचार से क्या क्या पूछा जाता है। अब बचपन में व्याकरण, शब्द विचार में व्याकरण बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, तो शब्द विचार का हम चर्चा करते हैं, क्या क्या पूछा जाता है शब्द विचार से। शब्द विचार, शब्द विचार से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। शब्द विचार से आपका सबसे पहले शब्द विचार के अंतर्गत आ जाता है आपका उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय से जो भी पूछा जाता है, तो उपसर्ग और प्रत्यय बहुत ही आसान है, इससे भी एक से दो प्रश्न बनता है। इसमें आपको चार दे देगा, चारों को असेंडिंग करने, वो या तो मिलान करने वाला देता है। तो सबसे पहले उपसर्ग प्रत्यय को देखते हैं। उपसर्ग प्रत्यय के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय इससे पूछा जाता है। उपसर्ग प्रत्यय के बाद हम बात करते हैं तो इसमें समास पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है। समास, उपसर्ग प्रत्यय पूछ लेगा। समास, समास तो आप लोग जानते ही होंगे, बचपन से इससे चीज़ से वाकिफ होंगे। तो समास हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया। इसके बाद इसमें तत्सम तद्भव आता है। तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव आपसे पूछा जाता है इससे रिलेटेड। इसके बाद हम बात करते हैं, इसी में आ जाता है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। विलोम शब्द, विलोम शब्द भी एक से दो पूछा जाता है, ये भी आप ध्यान दे सकते हैं ज़्यादातर। और यहाँ अभी जितना भी लिखा हुआ है शब्द विचार से, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न हमेशा से बनता है। विलोम शब्द हो गया, इसी में आ जाएगा पर्यायवाची शब्द, तो उसको हम लिख दे रहे हैं। आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। तो पर्यायवाची शब्द आ जाएगा, तो ये सब इसके सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, परंतु यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आपको ये ध्यान देना होगा। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द हो गया। पर्यायवाची शब्द के बाद हम बात करते हैं, तो अनेक शब्द के लिए एक शब्द होता है ना, वो सब भी इसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि शब्द वोकेबुलरी जो था उसी इसी के अंतर्गत ये सब आएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब भी इसी के अंतर्गत आएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब व्याकरण का टॉपिक है। ये हो गया, तो इतना ही इम्पोर्टेंट है शब्द विचार के अंतर्गत, इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करते हैं वाक्य विचार पे आते हैं, जिसके अंतर्गत आपको वो शब्द को अरेंज, वो वाक्य को अरेंज करने वाला जो टॉपिक था, वो इसके अंतर्गत पूछा जाता है। वाक्य को अरेंज करने वाला टॉपिक, तो हम बात करते हैं वाक्य विचार पे। वाक्य विचार से वाक्य को अरेंज करने वाला जो टॉपिक पूछा जाता है, एक वही इसमें इम्पोर्टेंट है, और बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो वाक्य विचार, और ऊपर में छूट गया, तो चलिए उस पर बाद में बात करते हैं। वाक्य विचार, इसमें वाक्य विचार के अंतर्गत जो भी पूछा जाता है, आपको वो शब्दों को अरेंज करने के लिए दिया जाता है। कोई भी एक वाक्य दे दिया, उसका तोड़ तोड़ के दे दिया अलग अलग जगह, उसको आपको एक जगह बस अरेंज करना है। तो वाक्य विचार के अंतर्गत ये हो गया। और व्याकरण में हम बात करते हैं, तो उसमें पीछे कुछ टॉपिक छूट गया, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, कारक, वचन, लिंग और काल,
तो संज्ञा से सर्वनाम, कारक, वचन, लिंग, काल, ये पांच जो छह टॉपिक है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। तो इसमें से अगर देखा जाए तो कारक से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। पिछली बार भी पूछा गया है, 2 प्रश्न इससे बना है कारक से। और सर्वनाम से कभी कभी पूछा जाता है। तो आप ये सब ध्यान रखिए, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, इसमें इम्पोर्टेंट है कारक, इसका आप ध्यान रखिए। इसके अलावे हम बात करते हैं आगे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे लोकोक्तियाँ का बात हम करते हैं तो मुहावरे, इसके अंतर्गत मुहावरे आ जाएंगे, लोकोक्तियाँ आ जाएंगी। और वाक्य की क्रमबद्धता, ये सब वाक्य विचार, मुहावरे और लोकोक्तियाँ वाक्य विचार का टॉपिक है। इसमें आपको मुहावरे देखना है, लोकोक्तियाँ देखना है, और ये दोनों चीज़ आप बचपन से ही अपने आसपास सुनते आ रहे होंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि और रस, छंद, अलंकार, तीन चीज। रस, छंद और अलंकार। रस, छंद, अलंकार। रस, छंद, अलंकार, ये तीन टॉपिक है। तो अलंकार से पिछली बार एक प्रश्न बने हैं, छंद से एक प्रश्न पूछा गया था, और रस से भी शायद एक प्रश्न था। तो ये आप ध्यान रखिए, अलंकार से 2 प्रश्न थे। अलंकार से 2 प्रश्न थे, तो रस, छंद, अलंकार भी आपको ध्यान रखना। ये उतना हार्ड टॉपिक है नहीं, इसमें जो भी पूछा जाता है नॉर्मल पूछा जाता है। ये मैं भी जब भी क्लास लूँगा तो उसमें बताऊँगा, तो उसमें जो भी एग्जाम्पल दिया जाएगा उसी से पूछा जाएगा। इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए, आप लोग बस पढ़ाई करिए। तो ये रस, छंद, अलंकार हो गया। अब हम साहित्य की बात करते हैं। हिंदी साहित्य से भी कुछ प्रश्न आते हैं। जैसे पिछली बार कुछ रचनाएं पूछ दी गई थी, जिसमें महादेवी की रचना थी, निराला की थी, मतलब 5 रचना था, दिनकर का भी एक रचना था। उससे आपको पूछा गया था कि इसको अरेंज करना, मिलान करने वाला था। तो हिंदी से रिलेटेड जो भी पूछा जाता है, हिंदी से रिलेटेड, हिंदी साहित्य आप बोल सकते हैं। हिंदी साहित्य का बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। इसके लिए मैं एक बुक बता दूं, अगर आप इसे जब समझना चाहते हैं, एक पतली सी बुक आती है, विश्वनाथ त्रिपाठी की आती है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। 70 या 80 पेज की है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये आप खरीद लीजिए। अगर आपको अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी या फिर जो कोई है जिसमें जाना है, बीएचयू आना है या फिर कहीं आना है, तो आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़िए। अगर आप हिंदी को अपने आगे के लिए भी यूज करना चाहते हैं, अपने ऑनर्स सब्जेक्ट में यूज करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के लिए चुनना चाहते हैं, तो आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़िए। यूपी के जो बच्चे होंगे वो तो पढ़ चुके होंगे, उनके सिलेबस में, ये 12th के सिलेबस में है। तो इससे ध्यान रखिए, इसमें से हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आप अगर पढ़ लेते हैं तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। उसमें कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, काल से रिलेटेड, किस काल के प्रमुख कवि कौन है। तो इसमें मुख्यतः 3 की पॉइंट है। काल, यानी हिंदी साहित्य का काल विभाजन, काल विभाजन, और किसी भी काल के प्रमुख कवि, जैसे आदि काल के प्रमुख कवि कौन है, भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन है, इससे रिलेटेड काल के प्रमुख कवि, काल के मुख्य कवि। काल के मुख्य कवि हो गई, और प्रमुख कवि की रचनाएं, प्रमुख कवि की रचनाएं, प्रमुख कवि की रचनाएं, ये 3 चीज को बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि कौन से किस काल के। काल विभाजन में आ जाएगा कि आप
आपका कौन सा काल है, भक्ति काल यानी कि कबीर किस काल में आते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। और काल विभाजन का जो समय माना गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, ये मुख्यतः इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हो गया प्रमुख काल के मुख्य कवि, आप लोग देख लीजिए काल के मुख्य कवि और प्रमुख कवि की रचनाएं जो भी है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो प्रमुख कवि की रचना ये सब मैं बता दूंगा जब क्लास प्रारंभ होगा, हिंदी साहित्य से रिलेटेड जब भी पढ़ाऊंगा, तो इन सब के लिए आपको एक बेसिक ग्राफ बना के बताऊंगा, आप लोग का क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो इन सब के लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। अब हम बात करते हैं किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, पैटर्न क्या होता है और नंबर कितना रहता है, कहाँ के लिए आपको है, आपके लिए हिंदी मायने रखेगा, किस यूनिवर्सिटी में आप हिंदी को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा या फिर हिंदी को ही प्रमुखता दी जाएगी, इन सब का हम चर्चा करते हैं। इसमें 50 प्रश्न होते हैं, आपसे पूछा जाता है, 50 प्रश्न दिया जाता है, जिसमें से आपको बस 40 ही करने होते हैं। 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं अपने मर्जी से, कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है तो 10 आप हटा दीजिए उसमें से। और पैराग्राफ को कभी मत छोड़ा करिए, पैराग्राफ इजी है, आप उसको करिए पैराग्राफ, क्योंकि वहाँ आपको आंसर एग्जाम हॉल में ही ढूंढना है, उसके लिए एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको पैराग्राफ दिया हुआ रहता है उसी से लेना है। तो 40 रहता है और एक क्वेश्चन इसमें 5 नंबर के होते हैं, तो यानी हो गया 5 × 40 यानी 200 नंबर के होते हैं। 200 200 नंबर का आपका लैंग्वेज होता है। और इसमें से अगर आप एक गलत करते हैं कोई भी प्रश्न तो -1 हो जाता है, -1 हो जाता है। तो 200 नंबर का ये प्रमुख हो गया। और आपको अगर देखा जाए कि यहाँ बीएचयू का अगर हम बात करें, अगर आप बीएचयू के बारे में सोच रहे हैं कि हमें बीएचयू जाना है, तो उसके लिए आप लैंग्वेज आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, क्योंकि बीएचयू में जो भी बनता है मेरिट आपका बनता है तो वो लैंग्वेज से बनेगा। लैंग्वेज प्लस इसमें जनरल जो होता है, यानी जनरल से जो भी होता है, यानी कि 400 नंबर टोटल होता है। तो इसमें से 200 नंबर का ये जनरल हो गया, 200 नंबर का लैंग्वेज हो गया, तो इससे आपका मेरिट बनता है। इसके अलावा आपको डोमेन, आप डोमेन क्या रख रहे हैं उससे मायने नहीं रखता। अगर आप आर्ट और सोशल के लिए हैं, बीएचयू के लिए अगर आप आर्ट और सोशल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आर्ट और लैंग्वेज, ये लैंग्वेज और जनरल, ये दो चीज़ आपके लिए मायने रखेगा। लैंग्वेज और जनरल का आप ध्यान रखिए, इससे होगा। हम हमें लगता है अब हम सिलेबस पे बहुत चर्चा कर चुके हैं, तो आप लोगों के लिए अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं, तैयारी करते रहिए। आप जो भी यूनिवर्सिटी सोच रहे हैं आने का, बीएचयू हो, जेएनयू हो, डीयू हो, तो आप इस सिलेबस के आधार पे पढ़िए। हर जगह इसका मायने रखता है लैंग्वेज का 200 नंबर का, और ये ऐसा सेक्शन है जहाँ की आप फुल में फुल मार्क्स ले ला पाते हैं, क्योंकि कई लोग पिछली बार भी लाए हैं फुल में फुल मार्क्स। यानी 200 में कई लोगों का 190 था, 180 था, या 200 था, 200 में 200 भी कई बच्चों का था। तो आप हिंदी लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जनरल टेस्ट आप बीएचयू में आना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट पे भी और लैंग्वेज पे, ये दो आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। अदर जैसे इलाहाबाद का तैयारी करें तो वहाँ तो पूरा डोमेन लिया जाता है, पूरे डोमेन में आप जितना भी सिलेक्ट करें, जैसे 6 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट को लगा के। तो आपको जितना भी चूज करना उतना ले लीजिए, उसके आधार पे जो भी होता है उसको आप ध्यान रखिए। तो हम सिलेबस पे चर्चा कर ही चुके हैं। आप कल से जब भी क्लास प्रारंभ होगी तो आप लोग जुड़े रहिए विरासत एकेडमी के यूट्यूब चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे आपको लगातार अपडेट मिलता रहेगा, और टॉप फैकल्टी के द्वारा यहाँ पढ़ाया भी जाता है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग बस पढ़ाई करते रहिए और निकल जाएगा। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका ध्यान रखिए और अपना पढ़ते रहिए, जितना भी आपको नोट दिया जा रहा है या फिर जितने भी तैयारी करने के लिए बोला जा रहा है, ये सब करते रहिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।